हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हो आप सब बच्चों? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये न्यू चैप्टर है जो हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है ये, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को बेसिकली हम लोग कहते हैं सेल। क्या कहते हैं इसको? सेल। इसी चैप्टर को हम लोग सेल नाम भी देते हैं, जो आपके बुक में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ नाम से दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब बात आता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेल के बारे में कि सेल आखिर होता क्या है। व्हाट इज सेल? व्हाट इज सेल? देखिए बच्चों, तो सेल जो होता है हमारा, अगर हम बात करें, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिक यूनिट का मतलब कि हमारा जो बॉडी है, मान लीजिए ये जो हमारा बॉडी है, ये जो हमारा बॉडी जिस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है, तो इसका जो सबसे बेसिक यूनिट होगा वो क्या होगा? हमारा सेल होगा। वो क्या होगा? सेल होगा। बेसिक यूनिट क्या होगा? सेल होगा। समझ आ रहा है बात? इसीलिए देखिए एक वर्ड है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। यहां बच्चों दो वर्ड आया हुआ है, एक तो आया है स्ट्रक्चरल और दूसरा आया है फंक्शनल। ठीक है, एक वर्ड आया है स्ट्रक्चरल और दूसरा वर्ड आया है फंक्शनल। अब सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? सबसे पहली बात कि सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते क्यों हैं। अगर हम पहले बात करें स्ट्रक्चरल की, अब एक बात बताइए बच्चों कि अगर जैसे कोई हम लोगों को घर बनाना है, तो कोई भी जो घर बनती है तो घर किस चीज़ से बनती है? ब्रिक से बनती है, ईंट से बनती है ना। तो उस घर का बेसिक यूनिट क्या हुआ? ब्रिक्स हुआ। बिल्कुल वैसे ही हमारी जो बॉडी है, ये बॉडी कैसे बनी हुई है? सेल के अरेंजमेंट से बनी हुई है। जैसे एक सेल है, ये सेल जो है आपस में क्या हुए हैं? अरेंज हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल क्या हो गए हैं? अरेंज हो गए हैं, और अरेंज होके ये क्या बनाए? एक स्ट्रक्चर बनाए, एक बॉडी का एक स्ट्रक्चर बना, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोले हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो बॉडी है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये स्ट्रक्चर किसके वजह से बनता है? सेल के अरेंजमेंट से बनता है। इसलिए सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, सेकेंड वर्ड हमारा आता है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड वर्ड क्या आता है? फंक्शनल। सेकेंड वर्ड है फंक्शनल। फंक्शनल। अब बात आता है कि ये फंक्शनल क्यों कहते हैं भाई? स्ट्रक्चरल तो समझ में आ गया, लेकिन ये फंक्शनल क्या है भाई? फंक्शनल क्यों कह रहे हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग लाइफ फॉर्म क्यों कह रहे हैं हम लोग? तो बात को समझिएगा बच्चों, हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे एक्टिविटी होते रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, बहुत सारे एक्टिविटी, बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं, बट ये जो फंक्शंस हो रहा है, ये फंक्शन बेसिकली करवा कौन रहा है? ये फंक्शन बेसिकली हो किस वजह से रहा है? तो इस फंक्शन को करवाता कौन है? हमारे बॉडी का सेल। बेसिकली जो फंक्शन हो रहा होता है वो कहाँ हो रहा होता है? सेल में ही हो रहा होता है, और सेल के वजह से ही हमारे बॉडी का सारा फंक्शन होता है। इसलिए हम लोग सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग फॉर्म भी बोलते हैं। समझ आया बात? तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। ये चीज समझ आया? दूसरा है सेल की स्टडी को। जब हम लोग सेल के स्टडी करते हैं, सेल के बारे में स्टडी करते हैं, तो सेल के स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। सेल के स्टडी को साइटोलॉजी बोला जाता है। समझ आ रहा है? अब क्या हुआ था बच्चों कि एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक। ये जो रॉबर्ट हुक थे ना, रॉबर्ट हुक सबसे फर्स्ट टाइम सेल का डिस्कवरी किए थे। और ये सेल का डिस्कवरी कहाँ किए थे? तो जो ट्री होता है, जो ट्री का आउटर कवरिंग होता है, जो ट्री का छिलका होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्क, बार्क, और इस बार्क के कॉर्क सेल के अंदर ये क्या किए थे? सेल का डिस्कवरी किए थे। जो हमारा ट्री होता है ना, ट्री का जो छिलका होता है उसको हम लोग बार्क बोलते हैं, और उस बार्क के अंदर जो सेल होता है उसको हम लोग कॉर्क सेल बोलते हैं। और इसी कॉर्क सेल को रॉबर्ट हुक माइक्रोस्कोप के अंदर ले जा करके, रॉबर्ट हुक के पास खुद का माइक्रोस्कोप था, और वो अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर ही क्या किया? इस सेल का डिस्कवरी किए। बट
एक चीज़ था कि जो रॉबर्ट हुक जिस सेल का डिस्कवरी किए थे, वो जो सेल था वो था डेड सेल। कैसा सेल था वो? डेड सेल था, ठीक है। रॉबर्ट हुक डेड सेल का डिस्कवरी किए थे। समझ आ रहा है बच्चों? रॉबर्ट हुक जो थे, जिस सेल का उन्होंने डिस्कवरी किया था, वो सेल कैसा था? डेड था, ठीक है। तो बात आ रहा है कि फिर लिविंग सेल का डिस्कवरी कौन किया? लिविंग सेल का डिस्कवरी कहाँ से हुआ? अब देखिए, लिविंग सेल का डिस्कवरी फर्स्ट टाइम एंटोन वॉन लीवेनहुक किए थे। कौन किए थे? एंटोन वॉन लीवेनहुक साइंटिस्ट फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था इन्होंने। और कहाँ किया था? तो वाटर में। फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवरी कहाँ हुआ था? पानी में हुआ था। ये क्या किए? वाटर को हाथ में लिए और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर उस वाटर को जब देखे तो इनको क्या दिखाई दिया? फर्स्ट लिविंग सेल दिखाई दिया, ठीक है। तो फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवरी कौन किया था? एंटोन वॉन लीवेनहुक किए थे। ये चीज़ समझ आया। अगला आता है वर्ड एक प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड है ये सबसे पहले दिए थे पुरकेंजी। कौन दिए थे? पुरकेंजी दिए थे 1839 में। प्रोटोप्लाज्म वर्ड पुरकेंजी का दिया हुआ था 1839 के अंदर, ठीक है। अब देखिए, प्रोटोप्लाज्म जो था वो सबसे पहले डिस्कवर कौन किए थे? फेलिक्स। कौन किए थे? फेलिक्स। फेलिक्स डुजार्डेन। कौन किए थे? फेलिक्स डुजार्डेन। और इसको ये जो नाम दिए थे, ये नाम था सार्कोड। क्या नाम था? सार्कोड। समझिएगा बात। प्रोटोप्लाज्म वर्ड दिया गया पुरकेंजी की तरफ से, एंड प्रोटोप्लाज्म का सबसे फर्स्ट टाइम डिस्कवरी कौन किए थे? फेलिक्स डुजार्डेन, ठीक है। फेलिक्स डुजार्डेन। तो जब फेलिक्स डुजार्डेन इसका डिस्कवरी किए थे ना, उस टाइम ये प्रोटोप्लाज्म वर्ड नहीं आया था, ठीक है। तो वो इसको नाम दे दिए थे सार्कोड। सार्कोड का मतलब होता है जिलाटीन। क्या मतलब होता है इसका? जिलाटीन मीन्स जेल लाइक सब्सटेंसेस। जेल लाइक सब्सटेंसेस। तो जब डुजार्डिन जब इसको देखे प्रोटोप्लाज्म को, तो इनको ये क्या दिखा? जेल के तरह एक सब्सटेंस दिखा। और इसी जेल के तरह जो सब्सटेंस दिखा, इसको ये क्या नाम दिए? सार्कोड नाम दिए। और बाद में यही सार्कोड को प्रोटोप्लाज्म वर्ड नाम दिया गया। किसके तरफ से? पुरकेंजी के तरफ से 1839 में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज अ सोल जेल स्टेट। सोल जेल स्टेट मीन्स जिलाटीन मटेरियल लाइक, जिलाटीन लाइक मटेरियल। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है बच्चों? अब देखिए इसके बाद प्रोटोप्लाज्म आखिर होता क्या क्या? तो सेल के अंदर जो है, देखिए सेल के अंदर बहुत सारा मटेरियल हम लोगों को मिलता है, जैसे कि वाटर हो गया, आयंस हो गया, या फिर सॉल्ट्स है, और बहुत सारा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है। जितने भी मटेरियल्स हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? प्रोटोप्लाज्म कहलाएंगे। ये सारे के सारे एक साथ क्या कहलाते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। समझ आ रहा है बात? दो चीज़ हम लोगों ने अभी क्या देखा? सेल के बारे में हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले कि सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सेल के अरेंजमेंट से बना हुआ है। और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, सारे के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और सारे के सारे फंक्शंस कौन कराता है? सेल कराता है। सेल का सबसे फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया? रॉबर्ट हुक। कौन? रॉबर्ट हुक। कब? 1665 में। रॉबर्ट हुक जो डिस्कवरी किए थे सेल का, वो सेल कैसा था? डेड सेल था। बट लिविंग सेल का फर्स्ट टाइम डिस्कवरी एंटोन वॉन लीवेनहुक की है। और ये डिस्कवरी कब किया गया? कहाँ किया गया? वाटर के अंदर किया गया। कहाँ किया गया? वाटर के अंदर किया गया, ठीक है। ये जो सेल वर्ड आया है ना, ये सेल वर्ड आया है सेल्यूला से। किससे आया हुआ है? सेल्यूला से। और इस सेल्यूला का मतलब ही होता है क्या? स्मॉल रूम। सेल्यूला का मतलब ही क्या होता है? स्मॉल रूम, एक छोटा सा रूम सेल्यूला का मतलब होता है। और रॉबर्ट हुक को भी यही चीज़ दिखा था, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया था? सेल नाम दिया गया था। ये चीज़ समझ आ रहा है बच्चों? इसके बाद हम लोग प्रोटोप्लाज्म के बारे में देखें। सेल के अंदर जो भी मटेरियल होगा, वाटर हो, आयंस हो, सॉल्ट्स हो, ऑर्गेनिक मटेरियल हो, कुछ भी हो, जितना भी मटेरियल होगा वो सारा का सारा मटेरियल्स क्या कहलाएगा हमारा? वो सारा का सारा मटेरियल्स प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म वर्ड कौन दिया? पुरकेंजी। कब दिए? 1839 में। समझ आया? ये देखिए बच्चों, ये हमारा सेल है। ये जो सेल है ये बेसिकली कैसा सेल है? एनिमल सेल है। ये कौन सा सेल है? ये एनिमल सेल है, ठीक है।
एनिमल सेल है। अगर हम एनिमल सेल को ध्यान से देखें तो देखिए एनिमल सेल का सबसे आउटर पार्ट, सबसे बाहर, ये हमारा कुछ इस तरह से हम लोगों को एनिमल सेल दिखता है। इसके अंदर जो ये सब पार्ट आप लोग देख रहे हैं, ये जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है, ये सारा का सारा क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। ये सारा का सारा क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। बिल्कुल बीच में सेंटर में हमारा न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ ये सेल ऑर्गेनेल पड़े हैं। इस सब के बारे में हम लोग अभी देखेंगे डिटेल में, हर चीज़ के बारे में हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। इतना समझ आया या नहीं आया, बताओ, समझ आया? चलो वेरी गुड। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए, अब एक आता है सेल थ्योरी। क्या बच्चों? सेल थ्योरी, ठीक है, सेल थ्योरी। एक सेकेंड रुकिए बच्चों। हाँ देखिए, सेल थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी क्या होता है? देखिए कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ थे जूलॉजिस्ट, एक थे जूलॉजिस्ट और दूसरे थे बॉटनिस्ट, ठीक है। एक क्या थे? जूलॉजिस्ट और दूसरे थे बॉटनिस्ट। एक थे सेल्डियन, एक थे सेल्डियन, एक थे सेल्डियन और दूसरे थे स्वान, ठीक है। सेल्डियन और स्वान, सेल्डियन और स्वान। अब देखिए, ये जो सेल्डियन और स्वान थे, ये दोनों जूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट थे और यही दोनों ने क्या दिया था? सेल थ्योरी दिया था, ठीक है। सेल्डियन और स्वान ने ही क्या दिया था? सेल थ्योरी दिया था। सेल्डियन और स्वान का कहना था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म is made up of cells and its products. All living organisms is made up of cells and its products. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए हैं? सेल और उसके प्रोडक्ट के बने हुए होते हैं, ठीक है। सेल्डियन और स्वान का ये चीज़ कहना था, ठीक। अब इसके बाद उन्होंने एक और चीज़ दिया था, उन्होंने एक और चीज़ कहा था हमारे सेल थ्योरी में कि सेल हैज़ एन आउटर कवरिंग, सेल हैज़ एन आउटर कवरिंग। उन्होंने एक और चीज़ कहा था कि सेल का एक आउटर कवरिंग होता है और इस आउटर कवरिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम देते हैं? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल का आउटर कवरिंग होता है और इस आउटर कवरिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं? सेल मेम्ब्रेन नाम देते हैं, ठीक है। इन्होंने ये चीज़ तो बताया भाई, सेल्डियन और स्वान जो थे ये बोले कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और उसके प्रोडक्ट से बने हुए होते हैं। और जो सेल होता है हमारा, उसके पास एक आउटर कवरिंग होता है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। अब क्या हुआ कि जो लोग थे उन्होंने इनसे पूछा कि भाई आप ये तो बता दिए कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे किसके बने हुए होते हैं? सेल के और उसके प्रोडक्ट के बने हुए होते हैं। बट एक सवाल मेरे माइंड में आ रहा है कि जो नया सेल आता है, जो न्यू सेल आता है, वो कहाँ से आता है? जो न्यू सेल आता है वो कहाँ से आता है? अब इनसे लोगों ने ये सवाल पूछ दिया। जब इनसे लोगों ने ये सवाल पूछा तो सेल्डियन और स्वान जो थे ये कंफ्यूज हो गए। ये बोले भाई ये तो हम लोगों को पता ही नहीं है कि जो न्यू सेल आता है वो कहाँ से आता है। तो उस बीच में एक और साइंटिस्ट खड़े थे, उन्होंने कहा रुको मैं बताता हूँ। और उनका नाम क्या था? रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था? रुडोल्फ
उनका नाम था रुडोल्फ विर्चॉ। ठीक है, उनका नाम क्या था? रुडोल्फ विर्चॉ। रुडोल्फ विर्चॉ जो थे, इन्होंने सिल्डियन और स्वान के सेल थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशन किया। क्या किया? सिल्डियन और स्वान के सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन किया और मॉडिफिकेशन करा के ये क्या बोले, एक नया सेल थ्योरी दिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो जो थे वो क्या किए? मॉडिफिकेशन किए किसमें? सिल्डियन और स्वान के सेल थ्योरी में थोड़ा सा बदलाव किए और थोड़ा सा बदलाव करके क्या दिए? वो मॉडर्न सेल थ्योरी दिए। देखो मॉडर्न सेल थ्योरी कुछ भी नहीं था। मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या था कि सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा आया था। ये जो रुडोल्फ विर्चो थे ये क्या किए? सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर दिए इसी सेल थ्योरी में। वो क्या ऐड कर दिए? न्यू सेल arises from pre-existing cell। न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने क्या कहा कि जो भाई जो नया सेल बनता है वो पुराने सेल से ही बनता है। अब ये पुराने सेल से कैसे बनता है भाई? एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि ये मान लो ये हमारा सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये हमारा सेल है। ये सेल धीरे धीरे क्या होगा? ग्रोथ करेगा ना? मानते हो ना इस बात को? क्या करेगा? ये ग्रोथ करेगा। सेल में होगा ग्रोथ और सेल का साइज बढ़ेगा। अब जब सेल का साइज बढ़ेगा तो सेल का साइज बढ़ने के बाद सेल क्या होती है? ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ये अपने आप को क्या कर लेती है? डिवाइड कर लेती है और डिवाइड करके एक सेल से दो न्यू सेल बन जाता है। समझ आया ये बात कैसे होगा? तो सेल डिवीजन के प्रोसेस से क्या बनता है? न्यू सेल बनता है। तो ये जो न्यू सेल आया, ये जो दो न्यू सेल आ रहा है, ये जो दो न्यू सेल बन रहा है, ये एक्चुअली में किससे बन रहा है? ये इस एक पुराने सेल से ही तो बन रहा है ना। इस पुराने वाले सेल से ही बन रहा है न्यू सेल। ठीक है, कोई अलग से तो नया सेल कहीं दूसरे जगह से तो नहीं आया, कहीं दूसरे प्लेनेट से तो नहीं आया है। नया सेल कहाँ से आया है बच्चों? पुराने सेल से ही ये न्यू सेल आया है। समझ आया बात? तो जो न्यू सेल बनता है वो कैसे बनता है? पुराने सेल से बनता है। ये बात कौन बताए? रुडोल्फ विर्चो बताए। तो यहाँ पे हम लोगों को दो चीज याद रखना है। सबसे पहला सेल थ्योरी। सेल थ्योरी कौन दिया था भाई? सिल्डियन और स्वान दिए थे। सिल्डियन और स्वान का कहना क्या था? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स। दूसरा क्या क्या बोला उन्होंने? कि सेल हैज आउटर कवरिंग सेल टुडे इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। अब इनसे पूछा गया कि भाई न्यू सेल कहाँ से आता है, तो इस बात का जवाब कौन दिए? रुडोल्फ विर्चो दिया। और रुडोल्फ विर्चो क्या बोले कि जो न्यू सेल आता है वो कहाँ से आता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। पुराने वाले सेल से ही न्यू सेल आता है, नया सेल बनता है। ये चीज समझ आया बच्चों? समझ आया है नहीं आया? जल्दी बताओ। समझ आ गया ना? चलो तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, बढ़ते हैं आगे। चलो अब बात करते हैं हम लोग सेल साइज की। देखो बच्चों, सेल का जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज का सेल होता है और सेल का शेप भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, अलग अलग सेल का जो शेप होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। डिफरेंट सेल का शेप डिफरेंट होता है और साइज भी अलग अलग होता है। बिल्कुल ठीक है। जैसे हम लोग बात करें सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा सेल, स्मॉलेस्ट सेल, तो स्मॉलेस्ट सेल हम लोग किसको बोलते हैं? पीपीएलओ। पीपीएलओ, पीपीएलओ का फुल फॉर्म पिल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पिल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है। और पीपीएलओ जो होता है वो स्मॉलेस्ट सेल होता है। क्या होता है बच्चों? पीपीएलओ स्मॉलेस्ट सेल होता है। ये चीज समझ आ रहा है बात? अब बात अगर करें हम लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबा सेल, ध्यान रहे बड़ा सेल नहीं, लंबा सेल, लॉन्गेस्ट सेल। तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है भाई? हमारा नर्व सेल। कौन सा सेल? नर्व सेल। ये देखो
ये देखो ये है नर्व सेल, ये कौन सा सेल है? नर्व सेल। इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं क्या? न्यूरॉन्स। क्या नाम देते हैं? इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं क्या बच्चों? न्यूरॉन्स। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, शॉर्ट फॉर्म पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या होता है भाई? एक टाइप का माइकोप्लाज्मा है। क्या है ये? एक टाइप का माइकोप्लाज्मा है। साइज कितना? 0.1 माइक्रोमीटर। 0.1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। लॉन्गेस्ट सेल की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है बच्चों? न्यूरॉन्स। लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन्स होता है। ठीक है, जिसको हम लोग नर्व सेल भी बोलते हैं। सबसे लंबा सेल, समझ आ रहा है? सबसे लंबा सेल, ना कि सबसे बड़ा सेल। समझ आया बात? अब अगर हम लोग बात करें लार्जेस्ट सेल की, देखो लॉन्गेस्ट सेल की तो हम बात कर लिए, अब अगर हम बात करें किसकी? लार्जेस्ट सेल की, सबसे बड़ा सेल। अब किसका बात कर रहे हैं हम लोग? सबसे बड़ा सेल का। तो सबसे बड़ा सेल, लार्जेस्ट सेल क्या होता है भाई? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच की जो एग होती है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। साइज कितनी? 15 सेंटीमीटर। साइज कितनी? 15 सेंटीमीटर। ये चीज समझ आया? 15 सेंटीमीटर क्या है? डायमीटर। 15 सेंटीमीटर डायमीटर। समझ आ रहा है ये चीज बच्चों? ठीक है। नॉर्मल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, अगर हम बात करें किसी मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का, तो नॉर्मल सेल साइज का रेंज कितना होता है? 20 to 30 नैनोमीटर होगा यहाँ पे, 20 to 30 माइक्रोमीटर होगा यहाँ पे बच्चों। ठीक है, माइक्रोमीटर। ठीक है, 20 to 30 माइक्रोमीटर। समझ आया ये चीज़? अब देखिए, अब अगर हम बात करें शेप ऑफ सेल की, किसकी? शेप ऑफ सेल की। अगर बच्चों हम बात करें किसकी? शेप ऑफ सेल की, तो देखिए डिफरेंट सेल की जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे हम बात करें मसल्स की, देखिए ये स्मूथ मसल सेल्स है, यहाँ पे ये हमारा फैट सेल है। फैट सेल है ये। फैट सेल में क्या है? बड़ा सा एक वैक्यूल बना हुआ है, और इस वैक्यूल में क्या है? फैट है। इस वैक्यूल में क्या स्टोर है? फैट स्टोर है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये जो है वैक्यूल है। ये क्या है? वैक्यूल, इसको कहते हैं वैक्यूल। एक खाली स्पेस है और इस स्पेस में क्या है? फैट है। और इसका जो न्यूक्लियस है कहाँ चला गया? साइड में चला गया बेचारा, बिल्कुल साइड में छिप गया है। किसके वजह से? इस फैट के वजह से। ये देखिए ऐसा होता है हमारा बोन सेल। ये क्या होता है? हमारा बोन सेल होता है। ये है स्पर्म, स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एंड ओवम। बात करें ये हमारा नर्व सेल जो लॉन्गेस्ट सेल होता है, और ये ब्लड सेल है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है बच्चों कि जो सेल की जो शेप होती है वो डिपेंड करती है सेल की फंक्शन पे। किसी भी सेल की शेप डिपेंड करती है उस सेल के फंक्शन पे कि सेल का फंक्शन क्या है। समझ आया? नहीं समझ आया? चलो समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें किसकी? आरबीसी। किसकी? आरबीसी। आरबीसी तो जानते हो ना बच्चों? रेड ब्लड सेल। शेप कैसा होता है? डिस्क्वाइडल। कैसा शेप होता है? डिस्क्वाइडल। ठीक है, डिस्क लाइक शेप, डिस्क्वाइडल शेप। ठीक है, डिस्क्वाइडल शेप कैसा होगा भाई? ये देखिए कुछ इस टाइप का ही होता है ना। यही होता है ना हमारा आरबीसी, ऐसा ही होता है ना। अब देखिए यहाँ पे बीच में बिल्कुल लोब्स बने हुए हैं, ये डिस्क लाइक शेप है। ये देख रहे हैं आप? यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है? बिल्कुल लोब दिख रहा है। लोब दिख रहा है ना बच्चों? ये जो लोब है, ये लोब क्यों बना हुआ है पता है आप लोगों को? क्यों बना हुआ है? इसके पीछे रीज़न होता है। देखिए आरबीसी का काम क्या होता है? आरबीसी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ले जाना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाना पूरे के पूरे बॉडी में। आरबीसी के अंदर हमारे होता है एक पिगमेंट, रेड पिगमेंट होता है, जिस रेड पिगमेंट को हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ करके और पूरे के पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट करती है। ये चीज़ समझ आ रहा है? तो अब एक बात बताइएगा, अगर मान लीजिए आरबीसी का शेप कुछ इस तरह से होता तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन रह पाती क्या? हीमोग्लोबिन इधर से इधर चली जाती, गिर जाती, यहाँ पे रह ही नहीं पाती, ऑक्सीजन रुक ही नहीं पाता, इस पर एक्यूमुलेट हो ही नहीं पाता, जमा हो ही नहीं पाता। तो एक्यूमुलेशन के लिए क्या हो गया? अब कुछ इस तरह का आरबीसी का जो शेप है, तो अब यहाँ पे क्या होगी? आसानी से जो हमारा जो ऑक्सीजन है ये आसानी से यहाँ पे क्या हो जाएगी? एक्यूमुलेट हो जाएगी। ठीक है,
इस जगह पे आसानी से क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी, और एक्यूमुलेट होके ये अब ट्रेवल कर सकती है। तो जो शेप होता है सेल का शेप किस पे डिपेंड करता है, सेल के फंक्शन पे डिपेंड करता है। ये चीज़ समझ आया, ये चीज़ समझ आया बच्चों, समझ आया नहीं आया बताओ, समझ आया। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम लोग खत्म करते हैं जल्दी से। अब देखिए अगला क्या है बच्चों, सेल, टाइप्स ऑफ सेल। अब देखिएगा एक चीज़ यहाँ समझने वाली है, देखिए अगर हम बात करें टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की, किसकी, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म on the basis of number of cell, on the basis of number of cell, type of organisms on the basis of number of cell, सेल के नंबर के बेसिस पे कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो सेल के नंबर के बेसिस पे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, कितने टाइप के, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर एंड सेकेंड वन इज मल्टी सेल्युलर, सेकेंड वन इज, देखिए फर्स्ट है हमारा यूनि, and second one is multi cellular। ठीक है बच्चों, देखो यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर हम लोग किसको बोलेंगे भाई, यूनिसेल्युलर हम लोग किसको बोलेंगे, तो देखो यूनिसेल्युलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म क्या होगा भाई, यूनिसेल्युलर होगा। भाई यहाँ पे देखो नाम से इसके समझ में आ रहा है, इसके नेम से ही समझ में आ रहा है, यूनी मतलब एक, यूनी मीन्स एक, वन, यूनिसेल्युलर मीन्स एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म क्या होगा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होगा। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा होता है भाई बैक्टीरिया, सबसे अच्छा एग्जांपल बैक्टीरिया, ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा है बैक्टीरिया। दूसरा क्या है भाई, दूसरा क्या है, मल्टी सेल्युलर, दूसरा क्या है, मल्टी सेल्युलर। देखिए बच्चों मल्टी सेल्युलर क्या होगा, मेनी सेल, एक से ज्यादा सेल का बना हुआ होगा भाई, मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, एक सेल से ज्यादा का बना हुआ होगा, क्या कहलाएगा, मल्टी सेल्युलर कहलाएगा। सबसे अच्छा एग्जांपल भाई, सबसे अच्छा एग्जांपल आपके सामने खड़ा है, ह्यूमन बीइंग। क्या एग्जांपल, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग। अच्छा बच्चों ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम क्या होता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा लिख के, ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम। ये आप लोगों का होमवर्क है। अब बच्चों चलिए इधर देखते हैं हम लोग,
समझते हैं हम लोग। क्या देखे अभी, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल बैक्टीरिया। मल्टीसेलुलर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, एग्जांपल ह्यूमन बींग्स। ठीक, अब देखिए ये जो सेल होते हैं, ये सेल दो टाइप के होते हैं। सेल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। किस चीज के बेसिस पे? किस चीज के बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल। सेल कितना डेवलप्ड है इसके बेसिस पे सेल दो टाइप का होता है। और वो दो टाइप का क्या होता है भाई? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। कौन कौन सा? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है भाई? प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है? देखो भाई प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है? देखो प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल हम लोग उस टाइप के सेल को बोलते हैं ना। एक्चुअली क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना, उस न्यूक्लियस का कवरिंग नहीं होता। उस न्यूक्लियस के अंदर कवरिंग नहीं होता, मीन्स उस न्यूक्लियस का आउटर कवरिंग नहीं होता है। न्यूक्लियस का आउटर कवरिंग एब्सेंट होता है। ठीक है, तो अब एब्सेंट है भाई, एब्सेंट है तो मीन्स वो हम लोगों को जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं दिखता है। ठीक है, वो न्यूक्लियस पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ हम लोगों को दिखता है। जो न्यूक्लियस के अंदर का जो कंटेंट होता है वो कंटेंट पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म हम लोगों को क्या दिखता है? फैला हुआ दिखता है। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस हम लोगों को प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलता है। पुराना न्यूक्लियस देखने को मिलता है। मीन्स जब अब ये पुराना टाइप का न्यूक्लियस है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस हम लोग को किसके अंदर देखने को मिलेगा भाई? उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो क्या होंगे? सबसे पहले आए हुए होंगे, बहुत पहले आए हुए होंगे। ठीक है, उस न्यूक्लियस के अंदर ये हम लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल बैक्टीरिया, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इज एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इज एब्सेंट। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इज एब्सेंट। एग्जाम्पल भाई, सबसे अच्छा एग्जाम्पल बैक्टीरिया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल बैक्टीरिया। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। और सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया। सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट मीन्स इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा उस न्यूक्लियस में आउटर कवरिंग प्रेजेंट होगी। और उस आउटर कवरिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उस आउटर कवरिंग को? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। किसके अंदर? यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है भाई? प्लांट यूकैरियोटिक सेल और एनिमल यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेल के कंपोनेंट की। किसकी बच्चों? सेल के कंपोनेंट की। तो सेल का जो कंपोनेंट होता है देखिए कौन कौन होता है। सबसे पहला अगर प्लांट के बात करें और एनिमल, दोनों की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों, दोनों के बारे में हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो देखिए सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? किसके अंदर होता है भाई? इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ये एनिमल्स में एब्सेंट होगा। एनिमल्स में क्या होगा? एब्सेंट होगा सेल वॉल। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। वो नाम क्या है भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ पे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्लांट्स के अंदर भी मिलेगा और एनिमल्स के अंदर भी मिलेगा, दोनों के अंदर मिलता है। ठीक है, दोनों के अंदर मिलता है। दूसरा क्या होता है भाई? न्यूक्लियाइड और न्यूक्लियस। अब देखिए ये जो प्रोकैरियोट्स हमारा होता है ना, प्रोकैरियोट्स के अंदर हम लोग क्या बोले कि जो न्यूक्लियस होता है उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है। और इस प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग एक और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? न्यूक्लियोइड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोइड नाम देते हैं। ठीक है, तो प्रिमिटिव, ये न्यूक्लियोइड कुछ नया नहीं है, ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस ही है। क्या है? न्यूक्लियोइड है। ठीक है, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
न्यूक्लियोइड बोलते हैं। समझ आ रहा है बात? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है किसमें, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट होता है, जबकि न्यूक्लियस किसके अंदर होता है, यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या होता है भाई, साइटोप्लाज्म। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ये रहा सेल, ये हुआ सेल, ये सेल के बिल्कुल बीच में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। सेल के बिल्कुल बीच में क्या प्रेजेंट है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए बच्चों, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये पूरा का पूरा है सेल, इसके बिल्कुल बीच में क्या प्रेजेंट है, ये है हमारा क्या, न्यूक्लियस। क्या है ये, न्यूक्लियस। और ये वाला पार्ट है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या वाला पार्ट है ये, कौन सा पार्ट है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस, और जो बीच का पार्ट है, ये बीच का पार्ट हमारा क्या कहलाता है बच्चों, साइटोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है ये बीच का पार्ट, साइटोप्लाज्म कहलाता है। समझ आ रहा है बात? ये जो बिल्कुल बीच का पार्ट है, ये बीच का पार्ट क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये चीज़ समझ आया? ये दिख रहा है आप लोगों को बीच का पार्ट, साइटोप्लाज्म। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए, साइटोप्लाज्म के अंदर दो टाइप का सब्सटेंस होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर दो टाइप का सब्सटेंस होता है। एक तो होता है लिक्विड और दूसरा होता है सॉलिड। सॉलिड को हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल। सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, ठीक है। जो सॉलिड पार्ट होता है वही क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल होता है। जबकि ये जो लिक्विड पार्ट है ना, ये कहलाता है साइटो, ये जो लिक्विड पार्ट है हमारा बच्चों, ये जो लिक्विड पार्ट है ना, अगर हम बात करें लिक्विड जो पार्ट होता है हमारा, ये कहलाता है साइटोसॉल। क्या कहलाता है ये, साइटोसॉल। लिक्विड पार्ट साइटोसॉल कहलाता है। समझ आया ये चीज़? अब देखिए, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है साइटोप्लाज्म, और ये है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, उसके अंदर न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म दो पार्ट का, दो टाइप के मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलते हैं, एक तो सॉलिड और दूसरा लिक्विड। लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोसोल। और सॉलिड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। सॉलिड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज सेल ऑर्गेनेल। समझ आया ये चीज बच्चों? अब देखिए, सेल ऑर्गेनेल में कौन कौन सा आता है। सेल ऑर्गेनेल में आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लाज्मिड, सेंट्रियोल्स, प्लाज्मिड जो होता है ये क्या क्या होता है भाई, प्लाज्मिड देखिए तीन टाइप का होता है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड जो होता है ना, ये मेनली हम लोगों को प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर देखने को मिलता है, प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। यही प्लास्टिड तो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, यही प्लाज्मिड होता है बच्चों, ठीक है। हम ह्यूमन बीइंग फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे सेल में प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है। प्लाज्मिड किसके अंदर प्रेजेंट है, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए प्लांट सेल तो फोटोसिंथेसिस करती है। समझ आया ये बात? चलो, वेरी गुड। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए, अब हम लोग क्या बात करेंगे, कैसे देखेंगे बच्चों, हम लोग क्या देखें, सेल का पूरा स्ट्रक्चर जाने कि सेल होता कैसा है भाई, सेल में क्या क्या होता है। तो सेल का सबसे आउटर कवरिंग जो होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन ही तो कहलाता है ना। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो वो डिफरेंट है। प्लांट सेल का सबसे आउटर कवरिंग होता है सेल वॉल। प्लांट सेल का सबसे आउटर कवरिंग क्या होता है बच्चों, सेल वॉल। लेकिन अगर हम एनुअल सेल की बात करते हैं तो आउटर कवरिंग क्या होता है हमारा, सेल मेम्ब्रेन होता है। ये रहा हमारा सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग, ये देखो बच्चों, ये कहाँ गया सेल मेम्ब्रेन। समझ आ रहा है ये चीज़?
अब देखिए सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें बच्चों, तो देखो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा। ये रहा सेल, ये हुआ न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन कौन? ये सेल मेम्ब्रेन। ये क्या रहा बच्चों? सेल मेम्ब्रेन रहा। समझ आया ये बात? ये रहा सेल, न्यूक्लियस, सबसे आउटर कवरिंग, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है भाई? ये एक आउटर कवरिंग ऑफ सेल है, ये एक बाउंड्री है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म को किससे अलग करता है? बाहर के इन्वायरमेंट से क्या करता है? अलग कर देता है। ठीक है, ये एक बैरियर का काम करता है। ठीक है, बाहर का इन्वायरमेंट और सेल के अंदर के इन्वायरमेंट दोनों के बीच में क्या होता है? एक बैरियर का काम करता है, और ये आउटर कवरिंग, आउटर बाउंड्री का ये काम करता है। ये चीज समझ आ रहा है बच्चों? यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए वेरी गुड। अब देखिए अगला क्या है? इट इज देखिए यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ इट्स सेल विच सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। ठीक है, इसके बाद देखिए जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मिलता है। ठीक है, अभी हम लोग बात किए जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर ये हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्लांट हो, एनिमल्स हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये हम लोगों को सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। ठीक है, आउटर कवरिंग होता है किसका? एनिमल सेल का। ठीक है, जबकि प्लांट सेल के अंदर ये सेल वॉल से कवर रहता है। ठीक है, ये सेल वॉल से क्या रहता है? कवर्ड रहता है प्लांट सेल के अंदर। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है बच्चों, ये दो चीज का बना हुआ होता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम लोगों को दो कंपोनेंट देखने को मिलता है। एक तो मिलता है क्या? प्रोटीन्स, और दूसरा क्या? लिपिड्स। एक तो प्रोटीन्स और दूसरा लिपिड्स। समझ आ रहा है? अब ये लिपिड है, लिपिड का पूरा क्या है? एक जाल है, एक सी है, और इस सी में बिल्कुल बीच बीच में क्या होगा? ये प्रोटीन रखा हुआ होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये लिपिड का पूरा क्या है? ये है लिपिड का पूरा क्या है? सी है, और इस लिपिड के पूरे सी में क्या है? बीच में लिपिड के पूरे सी के बीच में क्या हो जा रहा है यार? ये देखिए ये लिपिड का सी यहाँ पे बच्चों, ये लिपिड का सी है, और इस लिपिड के सी में बिल्कुल बीचों बीच में क्या है? बिल्कुल बीचों बीच में क्या लगा हुआ होगा? यहाँ पे ये प्रोटीन रखा हुआ होगा हम लोगों को। ठीक है, जैसे ये देखो गुलाब जामुन क्या होता है? बिल्कुल गुलाब जामुन का एक चाशनी होता है, और उस चाशनी के बिल्कुल बीच में क्या रखा हुआ होता है? गुलाब जामुन रखा हुआ होता है। या फिर अगर हम सी की बात करें, एक सी है, सी में बिल्कुल बीच में जाओगे तो सी में अंदर में क्या होता है? बिल्कुल सी के बीच में एक आइसबर्ग, बड़ा सा आइसबर्ग क्या होता है? रखा हुआ होता है। तो बिल्कुल आइसबर्ग कौन है यहाँ पे? ये प्रोटीन है, और सी कौन है? लिपिड है। सी कौन है? लिपिड है। ये चीज़ समझ आ रहा है बच्चों? ये चीज़ समझ आ रहा है आप लोगों को? चलिए वेरी गुड, समझ आ रहा है। तो अब क्या हुआ कि इसी का सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल मेम्ब्रेन का मॉडल कैसा है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे वर्क किए। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था देवसन एंड डेनाली। देवसन एंड डेनाली। ठीक है, देवसन एंड डेनाली। ये जो देवसन एंड डेनाली थे ना, इन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं सैंडविच मॉडल। क्या बोलते थे? सैंडविच मॉडल। सैंडविच तो आप सब लोग खाए होंगे, सैंडविच देखे हो ना, हर कोई देखे हो, सब लोग खाए हुए हो सैंडविच। सैंडविच कैसा होता है? ये ऊपर ब्रेड, ये नीचे ब्रेड, बीच में मसाला। ये ऊपर ब्रेड, ये नीचे ब्रेड, बीच में मसाला। यही होता है ना सैंडविच। तो बिल्कुल ऐसे ही इनका कहना था, देवसन और डेनाली का कहना था कि ये प्रोटीन होता है ऊपर, ये प्रोटीन बना हुआ है, ये प्रोटीन बना हुआ है, ये प्रोटीन है यहाँ पे हमारा बना हुआ, और इस प्रोटीन में बिल्कुल बीच में, इस प्रोटीन में बिल्कुल
बीच में क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, ये लिपिड बाइलेयर होगा, बिल्कुल बीच में क्या बना हुआ होगा, लिपिड बाइलेयर होगा। ये लिपिड बाइलेयर बिल्कुल सेल के बीचों बीच में बना हुआ है, लेकिन ये लोग जो थे सेल के क्वासी फ्लूइड नेचर को नहीं बता पाए, ये प्रूफ नहीं कर पाए। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन का नेचर क्वासी फ्लूइड क्यों है, मीन सेल मेम्ब्रेन में मूवमेंट कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ ये लोग बता ही नहीं पाए। ठीक है, और जब ये सब चीज़ नहीं बता पाए तो इसीलिए इनके मॉडल को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। देवसन और डेनाली के मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। और फिर आए कौन, महान साइंटिस्ट सिंगर और निकोलसन। कौन है, सिंगर और निकोलसन है। ये सिंगर और निकोलसन कौन सा मॉडल दिए, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा मॉडल दिए, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग बच्चों, इस मॉडल के अकॉर्डिंग देखो बच्चों, अब हम अगर बात करें इस मॉडल का, देखो बच्चों अगर हम इस मॉडल का बात करते हैं ना, देखो यहाँ पे समझना बच्चों इसको ध्यान से। इनका कहना था, जो हम लोग बात किए कि जो लिपिड होता है, लिपिड का बहुत सारा लेयर होता है और उस लिपिड के लेयर में सैंडविच रहता है बीच बीच में कौन, प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, बीच बीच में उसमें सैंडविच रहता है। जैसे अभी हम लोग बात किए थे सी में क्या होता है, आइसबर्ग होता है, बिल्कुल वैसे ही ये वाला चीज़ हमारा होता है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया बच्चों। देखिए कैसे है, ये हमारा लिपिड है, यहाँ पे ये हमारा लिपिड है, ये सारा का सारा क्या है, लिपिड है। और लिपिड के बीच बीच में क्या है पड़ा हुआ, प्रोटीन पड़ा हुआ है। ठीक है, लिपिड के बिल्कुल बीच बीच में क्या पड़ा हुआ है, प्रोटीन पड़ा हुआ है। ये चीज़ समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ जो प्रोटीन होता है ना, ये दो टाइप का होता है। एक जो प्रोटीन ये पूरे के पूरे लिपिड में है, पूरे के पूरे लिपिड में ये है। तो जो पूरा लिपिड में रहता है इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको, इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये यहाँ पे लिपिड के अंदर है, लिपिड के अंदर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन। कुछ प्रोटीन यहाँ पे हमारा लिपिड के बाहर भी होता है, और जो लिपिड के बाहर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। समझ आ रहा है बच्चों ये बात। या फिर पेरिफेरल प्रोटीन भी इसी को हम लोग बोलते हैं। और बीच बीच में लिपिड के बिल्कुल बीच बीच में क्या प्रेजेंट होगा, कोलेस्ट्रॉल भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। लिपिड के बीच बीच में यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। समझ आया ये चीज़, यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ पे आप लोगों को बच्चों। अब देखिए ये जो लिपिड होता है ना, ये लिपिड जो होता है बाइलेयर होता है। लिपिड का दो लेयर होता है प्रेजेंट, दोनों प्रोटीन के बीच में क्या होगा, लिपिड का यहाँ पे दो लेयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के ऊपर क्या लगा हुआ होता है भाई, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन लगा हुआ होता है। ठीक है, ये जो हमारा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ना, इसकी ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हुआ, मान लो इसके ऊपर क्या चिपका हुआ है, ये ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर चिपका हुआ रहता है। और ये जो होता है सेल का नेम प्लेट होता है। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है ना, ये एक तरह से सेल का नेम प्लेट होता है, जिसको आगे चल के आप लोग पढ़ोगे कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीजेंस बोलते हैं। ठीक है, और इसी एंटीजेंस से सेल को पहचानने का काम किया जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है बात बच्चों, यहाँ तक समझ आया आप लोगों को बच्चों, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, हाँ। सेल मेम्ब्रेन में अब देखिए, सेल मेम्ब्रेन का अगर हम बात करें फंक्शन का, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन का, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन का अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है, ये काम क्या करता है भाई, सेल मेम्ब्रेन जो होता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। मीन्स ये जो है मटेरियल्स को सिलेक्ट करके सेल के अंदर, बाहर से सेल के अंदर भेजेगा या फिर सेल के अंदर से सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करवाएगा। ठीक है, तो इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन होगा या तो डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करवाया जाता है। किसके थ्रू करवाया जाता है बच्चों, डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करवाया जाता है। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है भाई,
मूवमेंट ऑफ molecules from low concentration to high concentration. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। यहां तक समझ आ रहा है बच्चों? मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। मान लो सेल के बाहर किसी मॉलिक्यूल्स का अमाउंट कम है, कंसंट्रेशन कम है, और सेल के अंदर किसी का अमाउंट ज़्यादा है, तो अब क्या होगा? मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ मूव करेगा? सेल के अंदर से सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो इसी ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। और यहीं पे अगर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, किसका? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो जाए फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको? ऑस्मोसिस बोलते हैं। समझ आ रहा है बच्चों बात? अगर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे। यहाँ तक समझ आया बच्चों? चलो वेरी गुड, समझ आया। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। ठीक है।